और इस वक्त एक बड़ी खबर ड्रग्स रैकेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर है कि न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में अलग अलग जगहों से अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही आरोपियों के पास से काफी मात्रा में ड्रग्स की खेप भी बरामद हुई है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इस गिरोह का जाल न सिर्फ देश के कई राज्यों में बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा समेत कई देशों में भी फैला हुआ है। खबर यह कि ड्रग्स की खेप मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कई देशों से आती थी। तो यह बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीबी की तरफ से ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। एनसीबी ने अब तक का लार्जेस्ट डार्कनेट वेंडर बस्ट किया है, जिसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जिसमें ट्रामाडोल और अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज हुए हैं, जिसमें टोटल अगर क्वांटिटी की बात करें 2.2 मिलियन, दैट इज 22 लाख टेबलेट्स, 245 किलो लूज टेबलेट्स और 70,000 कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स की रिकवरी हुई है। 8 लोगों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। का जो मोडस ऑपरेंडी वो डार्कनेट एंड अनोनिमस इंटरनेट साइट्स जो कि ये बाहर की कंट्रीज में लिस्ट करवाते थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, कैसे मिली ये कामयाबी? जी देखिए, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने एक पैन इंडिया पूरा जो ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया है और उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली, एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। और बिटकॉइन के जरिए ये पूरा जो इंटरनेशनल एक ड्रग सिंडिकेट है वो काम कर रहा था। यूएस के जो बैंक अकाउंट है उनके जरिए जो कनाडा, यूएस और दूसरी कंट्री से जो है वो यूरोपियन कंट्री से जो इंडिया में ड्रग्स आती थी बिटकॉइन के जरिए। और डार्कनेट जो इंटरनेट का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर की गैर कानूनी धंधों का अंजाम दिया जाता है, उसमें बिटकॉइन के जरिए ये पूरी डीलिंग होती थी। और डार्कनेट के जरिए जो हिडन आईडीज होती हैं उसके जरिए ये पूरा जो प्रतिबंधित दवाएं हैं और कई इस तरह के जो सिरप है, इंजेक्शन है, उनकी खरीद फरोख्त हो रही थी। उस पूरे नेक्सस का खुलासा किया है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने। और आज चूंकि काफी बड़ा दिन होता है, आज जो एंटी ह्यूमन नारकोटिक्स डे है और उस पर एक बड़ा खुलासा करते हुए 8 लोगों को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। और बता दें कि इस पूरे मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और अन्य देशों से जो ड्रग्स है वो डार्कनेट के जरिए, बिटकॉइन के जरिए यहाँ पर आती थी और फिर यहाँ से इसमें खरीदवार की जो दवा कंपनी है उसके नाम का भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से उसका भी पूरे जो रैकेट था उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो एक पैन इंडिया जो ड्रग्स नेक्सस है उसका भंडाफोड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने किया है और उसमें अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है और उसके लिए देश भर के कई ठिकानों पर जो एनसीबी की रेड है वो चल रही है। आनंद, देश के कई राज्यों में भी ये पूरा रैकेट फैला था, क्या जानकारी मिल पा रही है देश के और कौन कौन से राज्य जहां पर ये तस्करी हो रही थी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने अपने हब बना रखे थे जो इस सिंडिकेट से जुड़े लोग थे। इसके अलावा यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, कनाडा और फिलीपींस से जो ड्रग्स है वो इंडिया आती थी। हर्बल प्रोडक्ट्स की आड़ में छुपाकर उन्हें यहाँ पे लाया जाता था और जो पेमेंट होता था वो बिटकॉइन के जरिए किया जाता था ताकि एजेंसी जो है वो इन जो भी मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं उन तक ना पहुंच पाए। क्योंकि ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है एनसीबी का। डार्कनेट और बिटकॉइन के जरिए इसके पहले भी कई बड़े ऑपरेशन को एनसीबी ने अंजाम दिया है, लेकिन एक पैन इंडिया और जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है उसका भंडाफोड़ किया गया है। 22 लाख जो प्रतिबंधित दवाएं हैं गायत्री, उनको बरामद किया गया है। 70,000 जो सिरप है वो बरामद किए गए हैं और लार्ज क्वांटिटी में जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो बैंड मेडिसिन में आती है, एनडीपीएस में, 22 लाख, मतलब आप बता रहे हैं कि 22 लाख प्रतिबंधित दवाइयों को बरामद किया गया और इनकी तस्करी हो रही थी। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है एनसीबी के लिए और ये कितना बड़ा रैकेट था, कब से चल रहा था? मतलब अब जिस तरीके से राज्य से लेकर विदेशों तक भी, देश में तो कई जगहों पर ये तस्करी हो रही थी, दूसरे देशों तक भी इसके पूरे तार जुड़े हुए थे, कैसे और कब से चल रही थी तस्करी? जी देखिए गायत्री, कई सालों से लगातार जो डार्कनेट पर जो भी हिडन आईडीज बनाकर और एक तरीके से बिटकॉइन के जरिए जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते हैं उन लोग तक एजेंसी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो ऑपरेशन टीम है वो लार्ज इंडिया लेवल पर काम करती है। उसके जो अधिकारी हैं वो हिंदुस्तान के अलग अलग जो और इस बीच एनसीबी की तरफ से क्या कहा जा रहा है जरा वो सुन लेते हैं। Module and the mode of payment and the anonymous mode over the internet they used, they were also listed on darknet. Beyond that, they had their
वेबसाइट्स लिस्टेड। आज 26 जून जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, जो कि 1989 से यूएन के रेजोल्यूशन से, जिसका कि इंडिया भी सिग्नेटरी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण दिन है अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज के लिए। आज के दिन एनसीबी की तरफ से एक प्रेस नोट इशू किया गया था। उसके अलावा एक केस की डिटेल के बारे में, जिसमें कि एनसीबी ने अब तक का लार्जेस्ट डार्कनेट वेंडर बस्ट किया है, जिसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो कि जिसमें ट्रामाडोल और अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज हुए हैं, जिसमें टोटल अगर क्वांटिटी की बात करें 2.2 मिलियन, दैट इज 22 लाख टेबलेट्स, 245 किलो लूज टेबलेट्स और 70,000 कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स की रिकवरी हुई है। 8 लोगों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बेस्ड थे। इनके जो टेंटिकल्स हैं ये यूएस में भी इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स हैं। इस ग्रुप का जो मोडस ऑपरेंडी वो डार्कनेट एंड अनोनिमस इंटरनेट साइट्स जो कि ये बाहर की कंट्रीज में लिस्ट करवाते थे, एंड मोडस ऑपरेंडी फाइनेंशियल का इनका बिटकॉइंस और अदर अकाउंट्स जो कि अकाउंट्स ही फॉरेन बेस्ड अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो ये एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई यह है कि 22 लाख टैबलेट्स बरामद की गई हैं और किस तरीके से दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए अमेरिका तक इस पूरे रैकेट के तार जुड़े हुए थे और लगातार ये ड्रग्स तस्करी हो रही थी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इस लिहाज से कितनी बड़ी कामयाबी है एनसीबी के लिए? देखिए गायत्री, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की टीम ने एक डार्क नेट का एक सबसे बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें दीपू सिंह नाम के उत्तर प्रदेश के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ हुई तो ये पूरा नेक्सस का खुलासा हुआ कि कैसे इंटरनेट की एक हिडन दुनिया है डार्क नेट, जहां पर की गैर कानूनी काम होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो था ड्रग्स की खरीद फरोख्त था, जिसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता था। उसी के आधार पर कई रेड्स की गई, कई तरह के मॉड्यूल बस्ट किए गए, और उसके बाद जिस तरह से इंटेलिजेंस यूनिट जो है एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसने ये इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किया और उसके आधार पर देश भर के कई राज्यों में छापेमारी हुई। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर थे। उसके बाद एक दवा कंपनी हरिद्वार की, वहां का पता चला, और उसके बाद ये 8 लोगों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पता चला कि जो प्रतिबंधित दवाएं उन्हें हर्बल प्रोडक्ट की आड़ में विदेशों से भारत लाया जाता था, और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, पंजाब, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में वहां पर उन्हें सप्लाई किया जाता था। और जो पैसा यूएस और दूसरे बैंक अकाउंट में जाते थे या वहां से जो फंडिंग होती थी वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जरूर होती थी, क्योंकि इस माध्यम से एजेंसी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड और दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल नहीं होता था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही जो पैसे के लेन देन वो होते थे, इसलिए एजेंसी तक इन लोगों का पहुंचना मुश्किल था। इसी आधार पर जब लोगों की गिरफ्तारी हुई तो एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ, कई और एक बड़ा रैकेट जिसका पर्दाफाश हुआ है। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। 9 वेबसाइट के जरिए हो रहा था ये पूरा धंधा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चल रहा था बड़ा रैकेट। हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर अमेरिका से लाया जाता था और देश के कई राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलावा पंजाब और उत्तराखंड भी शामिल है, देश के अलग अलग राज्यों में इसको सप्लाई किया जाता था। 22 लाख टैबलेट, जो जानकारी एनसीबी दे रही है, 22 लाख टैबलेट बरामद की गई है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनसे पूछताछ अब बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, जबरन धर्मांतरण मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक यूपी में 24 से ज्यादा एनजीओ और संगठन पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है और इस आरोप में लगातार चल रही है छापेमारी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम इस मामले से जुड़ने के बाद अब इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार की तरफ से एटीएस के साथ एसटीएफ को भी लगा दिया गया है, जो देश के 24 राज्यों में उमर गौतम के रैकेट की तलाश में जुटी है। इस बीच यूपी में उमर गौतम के 200 से ज्यादा करीबियों की लिस्ट और धर्मांतरण कराने के दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। विदेशी फंडिंग के साथ यूपी एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि विदेशी खातों से कौन हवाला के जरिए उमर गौतम को पैसे भेज रहा था, और इस मामले में आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जरा बताइए कि यूपी में कितने और एनजीओ और संगठन के नाम सामने आ रहे हैं?
राजीव, देखिए गायत्री, बीते दिनों यूपी एटीएस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर ये दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, जिसके मद्देनज़र जब इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है उनके से लगातार पूछताछ जारी है। इस दौरान कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। इस दौरान जो सबसे अहम खुलासा है उसमें ये बात सामने आई है कि जो ये उमर गौतम नाम का शख्स है, इसके अकाउंट में सिर्फ देश के करीब 24 से अधिक NGO द्वारा ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। ऐसे में एटीएस इस बात की जानकारी करने में लगी हुई है कि आखिर ये पैसा किस लिए आ रहा है और किन किन लोगों द्वारा इसको भेजा जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि जो अभी तक उससे पूछताछ के बारे में सामने बात आई है, उस उमर अब्दुल्ला ने ये बात उमर गौतम ने ये बात बताई है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के करीब 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये धर्मांतरण कराया जा रहा था। और जो इस गैंग द्वारा जिन लोगों को टारगेट किया जाता था उनमें खास तौर पर वो विकलांग बच्चे होते थे या फिर जो स्टूडेंट्स होते थे, वो चाहे फिर हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या फिर जैन समुदाय के हों। तो अब तक जो एटीएस के पास दस्तावेज मिले हैं, जो पूछताछ में बात सामने आई है, उसमें 200 ऐसे लोगों की लिस्ट मिली है जिनका उमर गौतम द्वारा धर्मांतरण कराया गया है। अब एटीएस के लोग न सिर्फ उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं बल्कि एटीएस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, आईडी भी जारी की है, जिसके जरिए अन्य लोग जो धर्मांतरण से जुड़ी जानकारी रखते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। और इस दौरान एटीएस ने उनको भरोसा दिया है कि उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि इस खुलासे के बाद चाहे एटीएस हो या फिर जो अन्य एजेंसियां हो खुद, क्योंकि इस मामले में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया है, इसीलिए खुद ईडी ने भी एक इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि एक बड़े लेवल पर राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक और अहम जानकारी दे दें। जबरन धर्मांतरण मामले की जो जांच है वो एटीएस कर रही है। एटीएस को टेरर फंडिंग के भी सबूत हाथ लगे हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये खबर है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए आतंकी संगठनों से यहां पैसा भेजा जा रहा था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि खासतौर पर दिव्यांग बच्चों को निशाना बनाया जाता था। बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई, जैन और सिख समुदाय से जुड़े बच्चों का भी धर्मांतरण किया गया। यह भी साफ हुआ है कि आरोपी उमर गौतम देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण करा चुका है। और इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उमर गौतम ने अपने काम को अंजाम देने के लिए मुख्य तौर पर दिल्ली के बाटला हाउस में एक ऑफिस बनाया हुआ था। राजीव हमारे साथ लगातार बने। राजीव, अब इस मामले में और कहां-कहां छापेमारी हो रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार पूछताछ चल रही है उमर गौतम से और पूछताछ के दौरान उमर गौतम द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, जो जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर संबंधित ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है और वहां ये कोशिश की जा रही है कि संबंधित दस्तावेजों को कलेक्ट कर ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य जुटाए जाएं। कि अभी तक के जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर एटीएस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बड़े स्तर पर एक संगठित ढंग से धर्मांतरण सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के साथ विदेशों में भी कराया गया है। खुद उमर गौतम ने इस बात को एक पहले वीडियो जारी करके एक्सेप्ट किया था और इस पूछताछ के दौरान भी उन्होंने इस बात को कबूला है कि इसके संबंध में धर्मांतरण करने के लिए वो 18 बार इंग्लैंड गया है, अमेरिका गया है, कुवैत और कतर जैसे जो अरब कंट्रीज के देश हैं वहां पर भी जाकर उसने धर्मांतरण करवाया है। तो ऐसे में जो इसके अकाउंट्स हैं उसमें जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो हवाला के जरिए पैसा भेजा जा रहा है, अब एटीएस उस पैसे की जांच के लिए जुटी हुई है कि आखिर इस काम में धर्मांतरण का जो एक अभियान चलाया गया, जो रैकेट चलाया गया, इसमें क्या यही 2 लोग हैं या फिर कई सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो कहीं ना कहीं बैक स्टेज रह के पूरे देश में धर्मांतरण को एक बड़े स्तर पर करवाने का काम कर रहे हैं। जांच में धर्मांतरण के तार यूपी के प्रयागराज से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर यह है कि इस मामले की जांच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का भी नाम सामने आया है। आरोप यह है कि कानपुर की रहने वाली ऋचा का प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने धर्मांतरण कराया और उसके बाद ऋचा माहीन अली बन गई। यह भी पता चला है कि पिछले साल इंडोनेशिया से आए तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिद में ठहराने और उनकी जानकारी छिपाने के आरोप में प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को जेल भेजा गया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। राजीव, अगर देखें उमर गौतम पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 राज्यों में
इसी तरीके से वो धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, तब तो इन तमाम राज्यों में अलग अलग स्तर पर भी पूरा संगठन, पूरा रैकेट काम कर रहा होगा। देखिए, यकीनन जो एटीएस द्वारा खुलासा किया गया है और जो पूछताछ की गई है उसमें बात ये सामने आई है कि सिर्फ उमर गौतम या मुफ्ती जहांगीर द्वारा ही नहीं, बल्कि इस संगठन में, इस गिरोह में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो बड़ी बड़े संस्थानों में हैं, बड़ी बड़े पोस्टों पर बैठे हैं। उन्हीं में से एक नाम ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी सामने आया है, जिनके द्वारा कानपुर की एक युवती का उनको ब्रेन वॉश करके उसका धर्मांतरण कराया गया है। इसी तरह ये कोई इकलौते प्रोफेसर नहीं है या कोई पहला मामला नहीं। इसी तरह के उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद और नोएडा, गाजियाबाद समेत तमाम ऐसे स्थानों पर कई अन्य लोगों के भी मौजूद होने की सूचना दी गई है। पूछताछ में बात सामने आई है। एटीएस अब जल्द ही उनके ठिकानों पर छापा मारकर उनको गिरफ्तार करेगी और ये कोशिश करेगी कि आखिर जो ये धर्मांतरण के तार हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश के किन किन प्रदेशों से जुड़े हुए हैं और इस पूरे संगठन को आखिर फंडिंग कौन कर रहा है। इस दौरान एटीएस को एक अहम जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनके द्वारा भी इस संगठन को फंडिंग की गई है। तो यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की लेकर न सिर्फ एटीएस बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम को भी लगाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एटीएस और एसटीएफ कुछ नया खुलासा करेंगी। तो दो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करें। लौट रहे राजीव आपके पास, बता दें कि धर्मांतरण मामले के जो तार हैं वो यूपी के कानपुर से भी जुड़े हैं। न्यूज 18 की विवेक मिश्रा की रिपोर्ट है कि यहां एक लड़के का जबरन धन परिवर्तन किया गया था जो कि पिछले कई दिनों से गायब था, लेकिन एक दिन पहले ही वो अचानक घर वापस लौटा। आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर बने लड़के के घर वालों का यह आरोप है कि इलाके की ही कुछ लोगों ने जबरन उसका धर्मांतरण कराया और उसकी शिकायत अब वो पुलिस में करेंगे। लॉकडाउन के समय से रमज़ान का समय था, उस समय जो है जब भी इसको सुबह हम खाना वाना खाने को दे रहे थे तो ये बोलता था अभी नहीं, बाद में खाएंगे। इस तरीके से ये शाम को खाना खाता था। कई दिन ये चला, तब हमें समझ में आया कि लगता है ये रोज़ा का कुछ चल रहा है। थोड़े दिन के बाद में उधर से वो कॉल लोग थे जिन लोगों ने इसको बोला कि उर्दू सीखने के लिए, तो ये कॉपी में, डायरी में कहीं उर्दू का लिखने का शुरू किया। तब हमको शक हुआ, तो काफ़ी इससे परेशान हो गए थे। मोहम्मद वाशिफ करके एक डेफ बच्चा था जो कि लगभग 2012 के समय में कोई एक बच्चा, डेफ बच्चा ही उसके पास ले गया था। इसके दिमाग में कुछ इस्लामिक बीज बोया गया था शायद, और उसके बाद जब हमें कहीं से पता चला कि आपका बेटा वहाँ जाता है तो मैं जो है बहुत परेशान हुई। 2-3 बार ये गया होगा। तीसरी बार ये संडे के दिन होता था जब स्कूल ऑफ होता था। तो अब समझ लीजिए कि 2012 की बात है, तो ये रहा होगा 14-15 साल का। तो उस समय तो जो है इसको जब हम वहाँ गए हैं तो इस्लामिक क्लासेस चल रही थी। तो मेरे जाने के बाद हमने इसको काफ़ी डांटा और जो मोहम्मद वाशिफ थे उनसे भी हमने कहा कि मेरा बेटा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि आपका बेटा जो है अब यहाँ नहीं आएगा। इससे बोला तुम्हारी मम्मी टीचर है और हमको गुस्सा की, अब तुम मत आना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में तब से चल रहा होगा, लेकिन अभी तो ये पिछले साल से ही हुआ। अच्छा, हम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा ना कि जो बच्चा अपनी फैमिली से इतना अटैच था, सब कुछ था, उसके बावजूद ये बच्चा ऐसे भटक गया कि हम लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, हम लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता था। हमेशा बोलता था कि जो है ये सब बेकार है, ये मूर्तियाँ यहाँ से हटा दो, फेंक दो। तो ये ऐसा तो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा ना। जब उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा, उसको जब हमारी बात नहीं समझ में आ रही, वो हमारे बस में नहीं रहा। तो कानपुर से भी इसके तार धर्मांतरण के यूपी के अलग अलग इलाकों में भी और देश के कई राज्यों में भी राजीव, और उस पर टेरर फंडिंग का खुलासा। टेरर फंडिंग के किस तरीके के सबूत हाथ लगे हैं और क्या इसको लेकर भी जांच की जा रही है? देखिए, जो एटीएस ने पूछताछ की है और जो उसके बैंक अकाउंट्स खंगाले हैं उसमें ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं चंदे के तौर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश के विभिन्न राज्यों से नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों से भी कुछ पैसा आया है। तो ऐसे में
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक। वैक्सीनेशन को तेज करने पर दरअसल ये बड़ी बैठक है। टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन पर बैठक करेंगे और वैक्सीनेशन को किस तरीके से तेज किया जाए, इसको लेकर ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या जानकारी? देखिए, जो जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे बैठक शुरू होनी है। 21 जून से देश में भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत राज्यों को जो 75% टोटल वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसका राज्यों को भी मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। 21 तारीख को जब ये अभियान शुरू हुआ तो हमने देखा कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना वैक्सीनेशन का, और अब ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन के इस काम में ये तेजी लगातार बरकरार रखी जाए और राज्यों की जो गति बनी थी 21 तारीख को वही गति लगातार बनी रहे। तो इसी दिशा में ये बैठक है और इसमें ये समीक्षा की जाएगी कि और क्या जरूरतें हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन के काम में तेजी आ सकती है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीनेशन का उसको किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, और राज्यों को अगर किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उनको दूर करने में किस तरीके से केंद्र मदद कर सकता है। तो वैक्सीनेशन के काम में, क्योंकि कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन, टीकाकरण ही है, और सरकार की ये कोशिश है कि इस साल के अंत तक देश की एक बड़ी आबादी को टीकाकरण कर दिया जाए। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री की ये बैठक काफी अहम है। विक्रांत, बैठक में कौन कौन शामिल, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और क्या इस रफ्तार को और बढ़ाया जा सकता है? जो टारगेट तय किया गया है कि इतने लोगों को, पिछले दिन रिकॉर्ड का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसको और बढ़ाया जा सकता है और रफ्तार दी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है। 5 बजे का समय बैठक का था और वैक्सीन इस बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो सरकार की कोशिश है वह यही है कि किसी तरीके से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार 21 तारीख को देखी, क्योंकि ये देखने में आया कि उस दिन एक रिकॉर्ड बना, यानी ये साबित हो गया कि इस रफ्तार से वैक्सीनेशन किया जा सकता है, और सरकार की ये कोशिश है कि उसे लगातार बरकरार रखा जाए, हर रोज उसी तरीके से वैक्सीन किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, और जो तमाम दिक्कतें, जो प्रोडक्शन वगैरह की दिक्कतें आ रही थी उनको अब सरकार धीरे धीरे दूर कर रही है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये दिक्कतें और पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। चलिए, शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं, वैक्सीनेशन को और तेज करने को लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है। और इस सब के बीच आपको बता दें, कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा था, लेकिन अब सेकेंड वेव कुछ हद तक कम होती हुई नजर आई है, लेकिन एक और खतरा बढ़ गया और वो है कोरोना के डेल्टा प्लस का। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मरीजों ने दरअसल सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया और देश में अब तक करीब 50 से ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस वेरिएंट से एक मौत ने डेल्टा प्लस के इस डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। महाराष्ट्र में 21 मरीज डेल्टा प्लस के मिले हैं और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात बरतते हुए राज्य के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है, यानी यहां पर लॉकडाउन के नियमों को पहले के मुकाबले और सख्त कर दिया गया है। आज की तारीख में हम देखें जहां पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं, और भारत की, जैसे कि आपको खुद भी जानकारी है, भारत के जो आज की तारीख में जो केसेस हैं वो केसेस भी बहुत ही एक सीमित संख्या में हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं, और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। ये मैं बात आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जब तक इसको कोरिलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। तो आपको बता दें, डेल्टा प्लस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और देखिए कहां किन किन राज्यों में अभी तक ये मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 50 मरीज मिल चुके हैं देश भर में डेल्टा प्लस के। सबसे ज्यादा 21 मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं और इसलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं इससे निपटने के लिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र के 36 जिले अब लेवल 3 में आ गए हैं। पहले 36 जिले लेवल 1 और लेवल 2 में थे। लेवल 3 के जिलों में दरअसल जो सख्ती है उसको और बढ़ा दिया गया है और तैयारी और तेज कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की जो संख्या है उसके बढ़ने के साथ ही उद्धव सरकार भी एक्शन में आ गई है और महाराष्ट्र में 36 जिलों को अब लेवल 3 में डाल दिया गया, यानी कि जो जिले लेवल 1 और लेवल 2 में थे वो अब लेवल 3 में हो गए हैं। लेवल 3 में अब लॉकडाउन के नियम भी बदल दिए जाएंगे, यानी कि अब लेवल 3 में आने वाले जिलों में सारी दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही लेवल 3 के 3 जिलों में आने वाले शॉपिंग मॉल्स पर भी पाबंदी रहेगी। तय समय के बाद सिर्फ केमिस्ट की दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत होगी।
कोरोना में अनलॉक की प्रक्रिया को धीमी करने पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। उदय सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन लोगों को ऐसे लगने लगा कि अभी अनलॉकिंग हो गया है तो कोरोना यहाँ से गया है, तो इसके लिए थोड़ी सी लापरवाही जो लोगों की बढ़ गई है, उसी के कारण ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी में खासकर कुछ मामले सामने आए हैं, आज एक मौत भी हुई है। इस वेरिएंट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना खतरनाक है ये वेरिएंट? जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना पहली जब यहाँ पे वेव आई थी तो उस वक्त अल्फ़ा वेरिएंट, उसके बाद में बीटा, और अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा पूरे महाराष्ट्र या पूरे दुनिया में ये ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में अभी डेल्टा प्लस जो आ गया है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी तक सिर्फ 50 के करीब ही रुग्ण उसमें पाए गए हैं, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि शायद ये अपने शरीर पे ज़्यादा जल्दी असर करेगा। सर, किस तरीके से सावधानी रख सकते हैं इसे? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ें तो सबको पता है। उसके साथ में अगर जैसे स्टीम को बताया गया है या फिर गार्गल्स बताए गए, उसके साथ में अपना खाना पीना जो है वो हल्का होना चाहिए। हम जितना भी ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हम लोग ये डेल्टा प्लस से भी बच सकते हैं। और उसके साथ में अभी ऐसे भी देखने को आया है कि अपने खाने पीने के वजह से जैसे हमें उल्टी या फिर दस्त अगर हमें शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसे हमें कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। मुंबई से हमारी सहयोगी श्रेया दुबे लाइव जुड़ गई है। श्रेया, यानी महाराष्ट्र में 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया, नियम और सख्त, निपटने के लिए क्या तैयारी? आप देख सकते हैं कि पहले जो मुंबई के आसपास के इलाके थे उन्हें लेवल 1 या लेवल 2 में रखा गया था, लेकिन जो डेल्टा प्लस का वेरिएंट है वो इतनी तेजी से बढ़ते जा रहा है कि जो सरकार है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके चलते जो मुंबई के आसपास के कई इलाके हैं उन्हें भी उन्होंने लेवल 3 में डाल दिया, जिसके चलते अब 4 बजे के आगे कोई भी जो एसेंशियल सर्विस के अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं रह सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी दुकानें हैं उन पर ताला लगा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर आम दिनों में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन अब जब मुंबई को लेवल 3 में रखा गया और मुंबई के आसपास के इलाकों को लेवल 3 में रखा गया है, इसके लिए जो दुकानें हैं अभी वो 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, जिसके बाद 4 बजे के बाद सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानें ही खुली रह सकती हैं। साथ ही साथ अब कोरोना जो है वो अपने कई सारे जो वेरिएंट है वो दिखा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 21 डेल्टा प्लस के जो केसेस है वो आ चुके हैं, जिसमें से 2 जो केसेस है वो मुंबई में है। साथ ही साथ कल रत्नागिरी की एक जो महिला है उनकी भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हो गई है। लेकिन अगर मैं लोगों का आपको हाल दिखाऊं तो लोग अभी भी जो चीजों को है वो गंभीरता से लेते नहीं नजर आ रहे हैं। अभी भी कई सारे जो लोग हैं वो आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। सरकार बार बार ये लोगों से निवेदन कर रही है कि वो काम ना हो तो अपने घर से ना निकले। देख सकते हैं आप यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही अभी भी घर से निकल रहे हैं। ठीक है श्रेया, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। इस बीच बता दें कि देश में लगातार डेल्टा प्लस के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 50 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और लिस्ट में सबसे ज्यादा 21 मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7 मरीज मिले हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट भी मिले हैं। केरल में 3 और पंजाब और गुजरात में डेल्टा प्लस के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कर्नाटक में 1 मरीज अब तक मिल चुका है। जानकार ये मान रहे हैं कि तीसरी लहर आई तो डेल्टा वेरिएंट खतरनाक रूप ले सकता है। डेल्टा प्लस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब थर्ड वेव की भी चेतावनी दी जा रही है। तीसरी जो लेयर है, जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है, ये बताया जा रहा है या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि करीब 50 लाख लोगों पर इसका असर हो सकता है। क्या महाराष्ट्र में इसकी संख्या होगी? किस तरीके से देख रहे हैं? टास्क फोर्स के आप मेंबर हैं इस नाते से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसके लिए हमें मेडिकल लेवल से भी काम करना है और उसके साथ में लोगों को ज़्यादा चौकन्ना भी करना है, क्योंकि शायद ये अपने सांस के साथ में अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर भी असर कर सकती है। तो उसके लिए हमारे सब कोशिशें ये है कि जितने भी नंबर हो तो कोशिश ये है कि 50 लाख जैसे आंकड़ा बताया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो गया, उसके साथ में हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का भी अंदेशा है, तो ये सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो शायद ये तीसरी वेव
महाराष्ट्र पे असर करने से हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे संशोधन भी कर रहे हैं। उसके साथ में हमारी लगातार चर्चाएं हो रही है कि इससे कैसे निपटाया जाए, कैसे इसके साथ में हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 दिन में हम लोग इसके लिए कुछ अलग से एडवाइजरी भी लेके आएंगे कि जो लोगों तक पहुँचाएंगे, कि जिससे आप बचने के लिए उपाय, और उसमें लगभग 45 to 60 डेज़ का वहाँ पे हमें समय लगने वाला है खुद को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वायरस जैसे खुद को बदल सकता है, वैसे हम भी खुद को बदल सकते हैं। तो ये खुद को बदलने के लिए 45 से 60 दिन अगर लगने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग जो भी ज़रूरी है वो एडवाइजरी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पूरी महाराष्ट्र की जनता थर्ड वेव से बच सकती है। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी लगातार लाइव हमारे साथ मुंबई से बनी हुई है। श्रेया, अगर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मामले, डेल्टा की भी आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा मामले और पहला मामला महाराष्ट्र में ही सामने आया था, तो इस लिहाज से 36 जिलों को तो डाल दिया गया लेवल 3 में। जरा दर्शकों को बताइए कि इस लेवल 3 के मायने क्या हैं, और साथ ही बाकी जगहों तक ये संक्रमण ना फैल जाए उसको लेकर भी क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर कोई कदम सरकार की तरफ से? जैसे कि मुंबई को लेवल 3 में ही रखा गया था, और जैसे कि थाने और ये सारे जो जिले हैं उनको लेवल 1 पे रखा गया था, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इनका खतरा भी काफी बढ़ रहा है, जिसके चलते जो सरकार है उन्होंने बाकी जो जिले हैं उन्हें भी लेवल 3 में कर दिया गया। और लेवल 3 के तहत शाम 4 बजे के अलावा जो दुकानें हैं वो नहीं खुली रह सकती, जो दुकानें जो खुली है वो सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानें ही खुली रह सकती हैं। जैसे कि थाने जिले को लेवल 1 पे रखा गया था, तो वहाँ मॉल्स और ये सारी चीजें काफी खुली थी, और मुंबई से भी कई सारे लोग जो है वो थाने जा रहे थे वीकेंड स्पेंड करने। तो ये सारी चीजें ना हो और जो केसेस वो ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और महाराष्ट्र के कई जिलों को लेवल 3 में कर दिया गया है, क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका खतरा जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है। जी श्रेया, लौट रहे हैं आपके पास। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी, अभी तक ये साफ नहीं हो सका है, और यही वजह है कि सरकार की चिंता और बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस पर वैक्सीन का असर जानने के लिए और ज्यादा डेटा की जरूरत होगी। We are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have this results in about 7 to 10 days time, whether the vaccine is working against the delta plus. This will be first results in the world. It's not available yet anywhere. कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावित राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। अहम निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को लिखी है चिट्ठी, और डेल्टा प्लस की रोकथाम को लेकर तुरंत कदम उठाने के निर्देश केंद्र की तरफ से दिए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर सख्ती बढ़ती जाए, और साथ ही लोगों का आपस में मिलने जुलने पर रोक हो। इसके अलावा बड़े स्तर पर टेस्टिंग, तत्काल ट्रेसिंग और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी की और हमने एसएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि तभी हमको पता चला कि जो वेरिएंट था सेकेंड वेव के अंदर वो डेल्टा वेरिएंट था। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा इसका हमको मालूम पड़ जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग इंतजामात भी करेंगे। और क्या तीसरी लहर आएगी, और क्या तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक रूप ले सकेगा? इस मुद्दे पर आईसीएमआर के डॉक्टर समीरन पंड्या का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। The wave, the third wave, should it occur, it would not attain a peak or a height as we saw during the second wave. We also combined the scenarios. For example, a viral variant which is not only capable of escaping the immunity but also is more transmissible. There again we realized that the third wave peak would not be as high as we experienced during the second wave. And then we took this practical scenario of ongoing vaccination program, and if the vaccination covers at least 40% of the population, we realized that there will be even more flattening of the third wave.
should it occur. और इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। डेल्टा प्लस का ये मरीज हरियाणा के फरीदाबाद में मिला है और इसके बाद हरियाणा सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए।